विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए ये विनिवेश क्या होता है। देखो यदि विनिवेश की परिभाषा की विनिवेश होता क्या है, तो विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की शेयरधारिता कम की जाती है, कम की जाती है। विनिवेश एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सार्वजनिक उपक्रम में या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में या सरकारी कंपनियों में सरकार की शेयरधारिता कम की जाती है या सरकारी शेयरधारिता को बेचा जाता है। सीधा सीधा यही है। ठीक है, सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। अब देखो ये क्या है, हमने लिखा है प्रोसेस है, एक विधि है, एक प्रक्रिया है। और ये जो प्रक्रिया है इसकी ये तीन तरीके से होती है, इसकी तीन विधियां हैं। सरकार की शेयरधारिता कम करने की तीन विधियां हैं। एक विधि जिसको हम कहते हैं अल्पांश विनिवेश, अल्पांश विनिवेश, अल्पांश विनिवेश, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, कम कम से कम सरकार अपने पास 51% शेयर रखती ही है, 49% का इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मतलब अभी भी ये कंपनी सरकारी कंपनी ही रहेगी। भाई जिसके पास 51% है वही शेयरधारिता है, तो इसको कहते हैं अल्पांश विनिवेश। मतलब आपने कुछ हिस्सा बेचा है। मतलब देखो आपके पास 10 एकड़ खेती थी, आप उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बेच रहे हो, तो आपने उसको कही है केवल आपने 2 एकड़ बेचा, तो ये क्या कहलाएगा, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी भी 8 एकड़ आपके पास है। दूसरा होता है एक, ये अल्पांश है, वो दूसरा होगा बहुमत निवेश, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, बहुमत विनिवेश। इसमें क्या होता है कि सरकार कुछ हिस्सेदारी बचती है और लगभग लगभग मतलब कुछ हिस्सेदारी बचती, 51% से ज्यादा बेच देती है। इक्यावन से नीचे आ जाएगी, मतलब इस इधर पे अब सरकार का नियंत्रण कंपनी पे नहीं रहेगा। हो सकता है सरकार के पास 49% हो, 40% हो, 30% हो, 10% हो, कुछ भी हो सकता है। और तीसरा शब्द होता है जिसको कहते हैं पूर्ण निजीकरण। मतलब 100% हिस्सेदारी सरकार बेच देती है, सरकार अपनी 100% हिस्सेदारी बेच देती है। इसी के लिए शब्द यूज किया जाता है पूर्ण निजीकरण। ठीक है, इन तीन के अतिरिक्त एक और शब्द यूज किया जाता है, हालांकि वो भी इन्हीं में से है, उसको कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, सामरिक विनिवेश, सामरिक विनिवेश। सामरिक या उसको रणनीतिक, रणनीतिक विनिवेश, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं कि जब सरकार 50% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचे, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट।
स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट 50%। तो देखो, सरकार अपनी हिस्सेदारी, मतलब आप अपनी घर की जमीन जायदाद बेच रहे हो, उस बेचने को एक अच्छा शब्द दिया गया है विनिवेश। बेच रहे हो लेकिन उसको एक अच्छा शब्द दे दिया गया है डिसइन्वेस्टमेंट। बोलने में अच्छा लग रहा है कि तुम बोलो कि यार हमने अपनी घर बेच दिया, और बोलो कि नहीं अपने हमने घर का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। तो डिसइन्वेस्ट थोड़ा बोलने में अच्छा लगता, आर्थिक शब्दावली है। अब उसमें अलग अलग है, आप पूरा घर बेच दो एक बार में, पूर्ण निजीकरण। उन्होंने कहा नहीं, घर का केवल हम एक कमरा बेचेंगे, अल्पांश। फिर उन्होंने कहा घर में 5 कमरे थे तो 4 कमरे बेच दिए, खुद एक कमरे में रहने लगे, बहुमत विनिवेश हो गया, और वो एक कमरा ही बेच दो, कुछ नहीं बचा आपके पास, रोड पे आ गए तुम। उसको कहते हैं हम पूर्ण निजीकरण। तो ये विनिवेश, विनिवेश का प्रकार कह लो या विधिया कह लो, बात एक ही है। अब सवाल ये है कि ये डिसइन्वेस्टमेंट करती क्यों, उद्देश्य क्या है इस विनिवेश को करने का। उद्देश्य, कोई व्यक्ति अपना घर क्यों बेचता है, कोई व्यक्ति अपनी जमीन क्यों बेचता है। भाई आप भी आसपास रह रहे हो, देखते हो कि लोगों के घर जमीन बिक रहे हैं, बिकने के अलग अलग कारण होते हैं। एक तो बहुत कॉमन कारण होता है कि उस पर कर्जा हो गया, उसको घर बेचना पड़ा, जमीन बेचनी पड़ी। गांव में तो यही हो रहा है ज्यादातर, कर्जा। कर्जे के बहुत सारे कारण। भाई कर्जा है कि साहूकार से खेती के लिए ऋण लिया था, खेती अच्छी हुई नहीं तो उसको चुकाना है, ब्याज बहुत ज्यादा हो गया तो खेत का एक टुकड़ा बेच देता है। या फिर गांव में तो उन्होंने कहा कि शादी करनी है, शादी करने के लिए 1 एकड़ खेती बेच दी। कोई बीमार है, उसका इलाज करने के लिए 1 एकड़ खेती बेच दी। कोई जुए और शराब में जमीन हार जाता है, जुए शराब आजकल अपग्रेड हो गए, लोग ऑनलाइन गेमिंग में पैसा हार जा रहे हैं, जमीन बेच दे रहे हैं। तो एक तो बहुत सिंपल सा काम होता है कि अपना कर्जा पटाना है, ठीक है ना, उसके लिए लोग अपनी जमीन जायदाद बेचते हैं। लेकिन और भी बहुत उद्देश्य हो सकते हैं। यहां पे हम केवल विनिवेश की बात कर रहे हैं, हम किसके विनिवेश की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक उद्यम की। तो देखो, जो पहला उद्देश्य, भले उद्देश्य कुछ भी हो, जो सरकार जो पहला उद्देश्य बताती है वो क्या कहती है, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार करना। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या उपक्रमों, उपक्रमों में सुधार करना। प्राइमरी गोल। अभी देखा ना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सुधार करने के लिए 5-6 जो बिंदु लिखे, तो उसमें एक था विनिवेश। तो सरकार का यही कहना है कि हम भैया उस सेक्टर में विनिवेश इसलिए कर रहे हैं ताकि वो घाटे से फायदे में आए, वो उसकी उत्पादकता बढ़े, उसकी जो लागत वैल्यू है वो कम ले। देखे, एक रिफॉर्म करना है हमको पब्लिक सेक्टर यूनिट में। और देखो, इसलिए विनिवेश, कई बार क्या होता है कि पूर्ण निजीकरण नहीं किया जाता है, सरकार अपने पास हिस्सेदारी रखती है लेकिन मैनेजमेंट का प्राइवेट निजीकरण कर देती है। कि इसका जैसे होती है ना कि भाई आप मालिकाना हक नहीं दे रहे हो, केवल किराए पे टाइप दे रहे हो, किराए पे टाइप भी होता है ना। तो विनिवेश में यही होता है कि सरकार 51% हिस्सेदारी अपने पास रखती है, 40% बेच दी, और उस 40% के माध्यम से क्या करेगी, तुम इसका मैनेजमेंट देखो, बाकी हम करेंगे। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन मैं हम प्राइमरी गोल क्या बताएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार करना। दूसरा इसको देखा जाता है आर्थिक सुधार के एक भाग के रूप में, आर्थिक सुधार के एक भाग के रूप में, आर्थिक सुधार के एक भाग के रूप में। इकोनॉमिक रिफॉर्म, देखो ये शब्द भारत में 1991 के बाद क्या है, जो आर्थिक नीति बदलाई है उनके लिए शब्द यूज किया जाता है भारत में आर्थिक सुधार। और आर्थिक सुधार में एक बात बोली गई है कि जो सरकार है, सरकार को अपना रोल बदलना है। और सरकार को रोल क्या बदलना है कि सरकार अब, सरकार का पहले रोल था नियंत्रक का, कंट्रोलर। अब सरकार को नियंत्रक की जगह क्या बनाना है, नियामक की भूमिका निभानी है, रेगुलेटर। इसके लिए क्या है, कंट्रोलर शब्द यूज किया जाता है, और इसके लिए रेगुलेटर। रेगुलेटर और कंट्रोलर में बहुत अंतर है। कंट्रोलर सब कुछ डिसाइड करता है,
और रेगुलेटर डिसाइड नहीं करता है, बस वो ये देखता है, जैसे आरबीआई एक रेगुलेटर है, ट्राई जो टेलीफोन कम्युनिकेशन कंपनियों को देखता है, वो भी एक क्या है, रेगुलेटर है, कंट्रोलर नहीं है। यदि ट्राई कंट्रोलर होता तो वो इन मोबाइल कंपनियों को बताता कि तुम्हारा टैरिफ क्या होना चाहिए, इतने तुम सब कुछ वही बताएगा। रेगुलेटर है, बस वो ये देखेगा कि तुम गड़बड़ी मत करो। क्रिकेट में जो एम्पायर की भूमिका होती है ना, वो रेगुलेटर की होती है, वो देखता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कम ज्यादा सब कंट्रोलर सब कुछ तय करता है। तो सरकार की भूमिका बदल गई है आर्थिक सुधारों के बाद। तो जब आर्थिक सुधारों के बाद सरकार नियामक की भूमिका में आ गई है, तो नियामक की भूमिका की मतलब है कि देखो सरकार अब अपने आप को उत्पादन कार्यों से अलग करे, उत्पादन कार्य कौन करे, निजी क्षेत्रों को सौंपे, और सरकार क्या है, दूसरे कार्यों पर फोकस करे। तो उस आर्थिक सुधार के एक भाग के रूप में भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, समझ रहे ना। इसलिए आप देखोगे कि अभी तक सरकार ये कह रही थी कि घाटे में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश किया जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं लाभ में चल रहे हैं, उनका भी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही। क्यों? आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार का एक हिस्सा है डिसइन्वेस्टमेंट, एक पॉलिसी है डिसइन्वेस्टमेंट। तो सिर्फ बेचने के ये आर्थिक सुधार करोगे तो डिसइन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। और तीसरा उद्देश्य है जो सबसे आखिरी में, हालांकि जो सबसे मेन उद्देश्य है वो है बजट आवंटन के लिए संसाधनों का जुटाव। बजट आवंटन के लिए संसाधनों का जुटाव। बजट आवंटन के लिए संसाधनों का जुटाव, समझ रहे ना। पैसा नहीं है सरकार के पास सरकार चलाने के लिए, तो पैसे की व्यवस्था, मतलब व्यक्ति अपना खेत जमीन इसलिए बेच रहा है, खाने पीने के लिए पैसा नहीं बचा उसके पास, तो उसलिए इसलिए वो डिसइन्वेस्टमेंट करता। तो देखो ये डिसइन्वेस्टमेंट के 3 गोल बताए गए सरकार के द्वारा। पहला क्या है, सबसे पहले आपको यही लिखना है, ये ध्यान रखना क्रम में, सबसे मेन और सबसे पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधार करना। फिर दूसरा पॉइंट बताओगे इकोनॉमिक रिफॉर्म के एक पार्ट के रूप में, और तीसरा बताओगे बजट आवंटन के लिए व्यवस्था करना। सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, उस पैसे की व्यवस्था करना, ठीक है ना। अब ये विनिवेश बहुत विवादास्पद प्रक्रिया है, बहुत विवाद है इसमें, क्योंकि सरकार, हम तो देख रहे हैं कि विनिवेश क्यों किया जा रहा है, आर्थिक जो सार्वजनिक उपक्रम में सुधार हेतु, आर्थिक सुधार के एक भाग के रूप में, और बजट आवंटन के लिए। लेकिन फिर क्या है, जैसे सरकार डिसइन्वेस्ट करेगी कि विपक्ष चिल्लाने लगेगा कि सरकार देश को बेच रही है। हालांकि खुद भी जब सरकार में थे तब भी वो भी यही काम कर रहे थे, लेकिन ठीक है ना कि अब सरकार बदल गई है तो हम तो बुराई करेंगे ही करेंगे। तो इसको लेके बहुत वाद विवाद है, इसको लेके बहुत वाद विवाद है। तो देखो पहले अपन इसका थोड़ा सा पक्ष विपक्ष जानते हैं, फिर अपन देखेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट में समस्याएं क्या है। पक्ष और विपक्ष। पक्ष मतलब समझ रहे हैं ना, कि हम ये कहेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है डिसइन्वेस्टमेंट, या आपसे पूछे कि क्यों सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और दूसरा बोलेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है डिसइन्वेस्टमेंट में, हम कहेंगे कि राजकोषीय दबाव को कम करना है। राजकोषीय दबाव को कम करना, इसलिए हमको डिसइन्वेस्टमेंट करना ही होगा। समझ रहे ना। देखो राजकोषीय घाटा, राजकोषीय दबाव मतलब वही कह रहे हैं, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा मतलब सरकार पर कर्जा, सरकार पर जितना ज्यादा कर्जा रहेगा, सरकार की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में सरकार से चला जाएगा। आज भी बजट देखते हैं सरकार का सबसे ज्यादा व्यय काय में हो रहा है, ब्याज के रूप में। तो यदि ये कर्जा रहेगा तो ब्याज के रूप में पैसा जाएगा, आपकी आय कम हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे।
इसलिए जितनी जल्दी हो सरकार से ये कर्जा उतरना चाहिए, क्योंकि जैसे ही राजकोषीय दबाव कम होगा सरकार के पास संसाधन अपने आप बढ़ जाएंगे और फिर उस पैसा बढ़ जाएगा और उस पैसे, क्योंकि अभी हमारा एक बड़ी राशि कार में जा रही है ब्याज के रूप में। मतलब ये है कि आप 1 लाख रुपए कमाओ और 25,000 रुपए महीना ब्याज के रूप में ही दे दे रहे हैं। तो आप ये सोचोगे जल्दी से जल्दी कर्जा पटाओ यार, क्योंकि 25,000 रुपए फ्री फोकट के जा रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक सबसे प्राइमरी गोल बताया जाता है राजकोषीय दबाव को कम करना। भारत सरकार के ऊपर राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा है, कर्जा बहुत ज्यादा है, इस कर्जे को कम करो ताकि जो ब्याज के रूप में पैसा जा रहा है वो बचेगा, सरकार के पास पैसा बढ़ेगा। तो पहला तो उद्देश्य क्या बताएंगे, राजकोषीय दबाव को कम करने के लिए। दूसरा, इससे कहेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट से निजी अभिकर्ता को प्रोत्साहन मिलता है। निजी अभिकर्ता को प्रोत्साहन मिलता है। निजी अभिकर्ता को प्रोत्साहन मिलता है डिसइन्वेस्टमेंट से। भाई सरकार यदि पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचेगी तो उसको खरीदेगा कोई प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आके उस कंपनी का मालिकाना हक ले लेगा, उसका मैनेजमेंट संभालेगा और उत्पादन करना चालू करेगा। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि अर्थव्यवस्था में आपका निजी क्षेत्र बढ़ता जाएगा। और निजी क्षेत्र जितना बढ़ेगा, निजी क्षेत्र मतलब क्या है, आपके देश के लोग सक्षम हो रहे हैं। अभी तो क्या है, पीएसयू के नाम पे पूरी जगह सरकार ने कब्जा करके रखा है, हर उत्पादन हर चीज सरकार कर रही है, प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में कुछ है ही नहीं, सारा पैसा सरकार के पास है। निजी क्षेत्र में भी पहुंचना चाहिए ना। तो यहां से क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट से जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इंकरेज मिलता है और वो बढ़ चढ़कर इस डिसइन्वेस्टमेंट में भागीदारी करते हैं और वो फिर क्या है, उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तीसरा, डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से कार्य कुशलता में सुधार होता है। कार्य कुशलता में सुधार, कार्य कुशलता में सुधार, समझ रहे ना। कि हम जानते हैं कि ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है इनकी एफिशिएंसी बहुत कम है, इनको बेच दोगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट बता सकते हैं, संसाधनों का बेहतर आवंटन। संसाधनों का बेहतर आवंटन, भाई डिसइन्वेस्टमेंट करोगे उससे पैसा आएगा, उस पैसे को तुम सही जगह लगाओगे, पैसा सही एलोकेट करोगे। अभी तो देखो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट ज्यादातर क्या है, घाटे में चल रहे हैं। तो एक तो क्या है, घाटे में है, इसका मतलब समझ रहे ना कि पब्लिक सेक्टर यूनिट से सरकार को पैसा मिल नहीं रहा, बल्कि हर साल वो सरकार से पैसा ले रहे हैं, ये बढ़ ही रहा है और पैसा ब्याज के रूप में भी जा रहा है और पैसा उनको भी देना पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना कि आपने कर्जा करके 10 लाख रुपए का एक कर्जा लिया, उससे आपने एक बस खरीदी, उनने कहा कि इस बस को चलाएंगे और कर्जा पटाएंगे, ठीक है ना। अब बस आप चला रहे हो, आपने इस 10 लाख रुपए का मान लो 10% आपको ब्याज देना है, 10,000 रुपए का ब्याज देना, ठीक है। आपने इस बस को चलाया, इस बस को चलाने में महीने भर में 1 लाख रुपए खर्चा हुआ और इससे आपकी आय हुई मात्र 80,000, आपको शुद्ध कितना हो गया, 20,000 का घाटा। तो अब ये 20,000 आपको अपनी जेब से मिलाना पड़ेगा। तो देखो इधर 10,000 ब्याज भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, दोहरा खर्चा। इससे अच्छा इस बस को बेच दो, निजी व्यक्ति चलाएगा और आप इस कर्जे को खत्म करो ताकि ये खर्च तो आपसे निपटे। तो ये निजी व्यक्ति नहीं, सरकार के स्तर पर हमको सोचना है कि सरकार ऐसी पंचायत क्यों कर रही है, निजी व्यक्तियों को सौंप दे, वो उसको बढ़िया ढंग से चलाएगा तो सरकार का पैसा भी कम होगा, फिर सरकार का पैसा बचेगा तो उसका, अभी तो क्या है देखो 20,000 रुपये महीने इसको देना पड़ रहा है क्योंकि घाटे का सौदा है। तो वही कह रहे हैं कि संसाधनों का बेहतर आवंटन सुनिश्चित हो सकेगा। और क्या बता सकते हैं, इससे पारदर्शिता आएगी,
और क्या बता सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में श्रमिकों या इसको कह सकते हैं कर्मचारियों की संख्या अत्यधिक है। कर्मचारियों की संख्या अधिक है, जिससे उनकी उत्पादन लागत बहुत ज्यादा है। उत्पादन लागत जितनी ज्यादा रहेगी, लाभ उनका उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं विपक्ष क्या कहता है, क्यों इस डिसइन्वेस्टमेंट को नहीं किया जाना चाहिए। तो देखो, डिसइन्वेस्टमेंट के विपक्ष में जो सबसे मेन तर्क है वो यही दिया जाता है कि निजी क्षेत्र का एकाधिकार हो जाएगा। निजी क्षेत्र का एकाधिकार बढ़ जाएगा। निजी क्षेत्र का एकाधिकार बढ़ जाएगा, और निजी क्षेत्र का एकाधिकार बढ़ेगा तो निजी क्षेत्र क्या करेगा? शोषण। निजी क्षेत्र का शोषण बढ़ जाएगा। ठीक है, निजी क्षेत्र का एकाधिकार हो जाएगा तो निजी क्षेत्र का शोषण बढ़ जाएगा। भाई प्राइवेट सेक्टर पहले ही बताया, निजी क्षेत्र का एकमात्र उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। कितना लाभ कमाओगे इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब वो देख लेगा कि हमारी मोनोपोली है, यदि देखो सरकारी कंपनी का लाभ कमाना नहीं है उद्देश्य, हमने देखे तो देश में कहीं नहीं गया लाभ कमाना, तो उसके वो दूसरे उद्देश्य काम करती है। तो यदि सरकारी कंपनी मौजूद रहेगी तो ये निजी कंपनियों का एकाधिकार नहीं हो पाएगा, और एकाधिकार नहीं हो पाएगा तो शोषण नहीं होगा। जहां जहां निजी कंपनियों का एकाधिकार है वहां पे शोषण बढ़ता जा रहा है। जैसे आप टेलीकॉम में देख सकते हो, सार्वजनिक क्षेत्र बीएसएनएल लगभग खत्म है, अंतिम सांसें गिन रही, कभी भी खत्म हो जाएगी। अब निजी कंपनियों के एकाधिकार है, और गिनती की 3-4 कंपनी बची, 3 कंपनी बची है ले दे के, रिलायंस है, एयरटेल है, आइडिया वोडाफोन। बेसिकली 3 ही कंपनियां बची हैं। मार्केट शेयर होल्डिंग देखो, इन्हीं के पास पूरे कस्टमर बेस है। मोनोपोली हो गई, अब इनकी तीनों मिल गई। तीनों ने उठा के एक निर्णय ले लिया कि अब से महीना 28 दिन का होगा। रिचार्ज 1 महीने का होता था, 1 महीने में सामान्यतः 30 दिन माने जाते थे, लेकिन कंपनियों का अब 1 महीना कितने दिन का हो गया? 28 दिन का। अब तुमको तो लग रहा है कि ठीक है 2 दिन, उस 2 दिन में उस कंपनी को अरबों रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जो तब रिचार्ज तुम 30 तारीख को कराते तब तुमको 28 को ही कराना पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि सभी कंपनियों ने ऐसा कर लिया। ये महीना 1 दिन वो उठा के कितना कर देगी? 25 दिन कि 25 दिन क्या कर लोगे? कर ही रही वो, उसका रिचार्ज अब ऐसे ही हो रहा है धीरे धीरे करके। तो यदि यहाँ पर निजी क्षेत्र का एकाधिकार होगा तो निजी क्षेत्र का शोषण बढ़ जाएगा। ये संभावना बता रहे हैं, जरूरी नहीं है ऐसा होगा, एक उदाहरण और संभावना के रूप में बताया जा रहा है। विपक्ष की हमको बात करना है। दूसरा क्या बोला जाएगा कि इससे एक घाटा और होगा कि जो लाभांश है वो निजी क्षेत्र में जाएगा। लाभांश निजी क्षेत्र में जाएगा। यदि कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट रन हो रही है और यदि वो प्रॉफिट में है, जैसे सरकारी बैंक लाभ कमा रहे हैं, तो लाभ कहां जाता है? सरकार की जेब में जाता है, सरकार को पैसा मिल रहा है। तो यदि ये बेच देगी सरकार, तो उसका जो प्रॉफिट होगा, जिसको बेचेगी उसके पास जाएगा ना, जो सरकार के पास जाएगा वो धीरे से अडानी अंबानी के पास जाएगा, क्योंकि विनिवेश में वही लोग तो खरीदेंगे ना, आम आदमी तो खरीद नहीं रहा। तो एक सरकार को घाटा भी होगा कि सरकार को जो रेगुलर बेसिस पे आय होती है, जो लाभ मिलता है, और देखो ये सरकार की राजस्व आय है, वो कम हो जाएगी। चौथा इसका श्रमिकों को घाटा। श्रमिकों या कर्मचारियों को घाटा होता है। तो घाटा हो गई, यहाँ पे तुमको सरकारी कंपनी अच्छा वेतन, अच्छा पैकेज, अच्छी सुविधाएं देती थी, निजी कंपनियां ऐसी कोई सुविधाएं नहीं देगा।
अपने ऊपर लेवल के कर्मचारियों के, तो निचले लेवल पर तो शोषण ही है वहां पर व्यापक, क्योंकि उनका का उद्देश्य लाभ कमाना है। तो देखो ये दोनों पक्ष हैं डिसइन्वेस्टमेंट के, डिसइन्वेस्ट के पक्ष में तर्क, डिसइन्वेस्टमेंट के विपक्ष में तर्क। ठीक है, पक्ष विपक्ष दोनों देख लिया अपन ने। अब देखो पक्ष विपक्ष दोनों देखने के बाद हमको देखना है इसकी चुनौतियां। यदि सरकार विनिवेश करती भी है तो उसके सामने क्या चुनौतियां रहती हैं। मतलब ये चुनौती किसकी देख रहे हैं कि यदि सरकार विनिवेश करती भी है तो भी उसके सामने क्या चुनौतियां होती हैं। पहला तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, राजनीतिक विरोध। राजनीतिक विरोध, सरकार कोई भी कंपनी को बेचती है तो विपक्ष का आरोप लगाता है कि सरकार देश बेच रही है। तो एक टाइप से क्या है, पॉलिटिकल विरोध का सामना करना पड़ता है। दूसरा चुनौती रहती है मूल्यांकन का मुद्दा। मूल्यांकन का मुद्दा, भाई यदि कोई सरकार सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है तो उसकी क्या प्राइसिंग होगी। यहाँ पे विवाद है, यहाँ पे भारी भ्रष्टाचार है। मंत्री ने उनने कहा कि भ्रष्टा पैसा खा लिया और सरकारी कंपनी मुफ्त के भाव दे दी, तो ये भी एक विवाद का मुद्दा है। तीसरा श्रमिक के मुद्दे हैं, श्रमिकों के मुद्दे। जैसे किसी कंपनी के डिसइन्वेस्ट की बात आती है उसके कर्मचारी विरोध करना चालू कर देते, क्योंकि उनको मालूम है प्राइवेट सेक्टर हमारा शोषण करेगा। बहुत सारी कानूनी चुनौतियां हैं, मामला कोर्ट में चला जाता है। कानूनी चुनौतियां, मामला कोर्ट में चला जाता है। और रेगुलेशन की चुनौतियां हैं, विनियामक चुनौतियां, विनियामक चुनौतियां। ये कुछ चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को जब सरकार विनिवेश करती है तो इन चैलेंजेस से का सामना करना पड़ता है सरकार को। ठीक है, तो ये आप चुनौतियों के रूप में बता सकते हैं। अब देखो हमको इसमें एक चीज और देखना है, भारत में विनिवेश किस रूप में प्रारंभ हुआ। 1990 तक विनिवेश जैसी कोई बात नहीं थी। सबसे पहली बात 1991 में की गई, 1991 में। और क्या बोला गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की निकायों में 20% हिस्सेदारी बेचने की बात की है, 20% विनिवेश की बात की गई। फिर बाकायदा नरसिम्हन कमेटी ने भी विनिवेश की सिफारिश करी। 1996 में विनिवेश आयोग बनाया गया, विनिवेश आयोग। सरकार ने कमीशन बना दिया, आयोग, जो क्या करेगा, देखेगा कि किस चीज को बेचा जा सकता है। समझ रहे ना, तुम अपने घर में ढूंढ रहे हो, तुम्हारा एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया कि संपत्ति इतनी बड़ी है कि तेरे को ढूंढना है कि क्या चीज बेचने लायक है। एक आयोग बना दिया, उसका काम ही है केवल क्या, ढूंढ ढूंढ के बेचने की सिफारिश करना। इसमें भी मजा नहीं आया। 1999 में एक डिपार्टमेंट बना दिया, विनिवेश विभाग का निर्माण कर दिया। विनिवेश विभाग एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया और संसाधन दे दिए कि अच्छे से ढूंढो तुम। इसमें भी मजा नहीं आया तो 2001 में एक मंत्रालय बना दिया, विनिवेश मंत्रालय। समझ रहे हैं ना, मतलब एक अलग मंत्री बन गया जो क्या काम कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है। यहाँ पे तो स्थापना करने के लिए मंत्री होते हैं, यहाँ पर एक अलग से भारत में मंत्री हो गया जो देखेगा कि क्या चीज बेचने लायक है, अच्छे दाम पे मिल जाए हमको, वो केवल यही काम कर रहा है। विनिवेश मंत्रालय का गठन कर दिया गया। फिर ये बाद में बंद कर दिया गया 2005। 2005 में सरकार ने राष्ट्रीय विनिवेश कोष की स्थापना करी, राष्ट्रीय विनिवेश कोष की स्थापना करी, राष्ट्रीय विनिवेश
कोष की स्थापना की, एक फंड बना दिया कि पैसे बेच के घर रखेंगे, एक अलग से फंड बना दिया। 2014 विनिवेश की एक विनिवेश नीति आई और क्या बोला कि अब जो विनिवेश की सिफारिश है वो नीति आयोग करे। नीति आयोग रिकमेंड करेगा डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, फिर देखो इसमें जो मेन परिवर्तन किया गया वो 2016-17 में, 2016-17 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में दीपम कहते हैं, DIPAM, दीपम, अभी यही है दीपम, विनिवेश और लोक परिसंपत्ति विभाग दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, यही है अभी जो पूरा देख रहा हूं। फिर इसके बाद 2022 से 25 के बीच में सरकार ने, 2022 से 25 के लिए सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की बात करी, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ये क्या 2021-22 के बजट में घोषित किया गया था, इसको ऐसा लिख लेना, 2021-22 के बजट में घोषित किया गया। और क्या बोला गया कि 2022 से 2025 4 साल की अवधि में इनने बोला है कि सरकार अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर, कितना 2022 से 25 इन 4 सालों में सरकार अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर 6 लाख करोड़ रुपए कमाएगी, 6 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। और ये राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के जरिए सरकार ने बोला हम 6 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे, लेकिन मालिकाना हक नहीं देंगे। मतलब देखो विनिवेश होगा लेकिन 51% से कम होगा, मालिकाना हक सरकार अपने पास रखेगी, उससे जो पैसा आएगा उसको कह रही सरकार हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाएंगे, जिससे देश का विकास होगा। ठीक है, तो ये स्थिति है। और अब देखो हर बजट में सरकार लक्ष्य दे देती है, जैसे 2022-23 के बजट में सरकार ने बोला था कि 51,000 करोड़ रुपए, 2022-23 के बजट में बोला था 51,000 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट से जुटाया जाएगा, ये लक्ष्य दिया था सरकार ने, 51,000 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए जुटाया जाएगा। और देखो अभी सरकार ने लेटेस्ट में LIC का IPO लाया था और 3.5% शेयर बेचे थे, ये भी एक टाइप का डिसइन्वेस्टमेंट था कि 3.5% शेयर LIC के शेयर मार्केट में बेच दिए गए। ठीक है ना, तो देखो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में आपको इतनी बातें याद रखनी है, उसके पक्ष में उसके विपक्ष में, विनिवेश क्यों करना चाहिए। यदि आपको सीधा पूछ ले कि विनिवेश क्यों आवश्यक है अर्थव्यवस्था के लिए, तो देखो आपको केवल पॉजिटिव वे में बताना है कि भाई विनिवेश से होगा क्या, सरकार पर ऋण कम होगा, सार्वजनिक क्षेत्रों में सुधार होगा, आधुनिकीकरण होगा, नई संपत्तियों का सृजन होगा, पैसा आएगा तो संसाधनों का बेहतर आवंटन होगा, और भी जोड़ लो रोजगार का सृजन भी होगा, ये सारी बातें बोल दो कि ये सब चीज बढ़िया चीज होगी। ठीक है ना, अब लेकिन देखो आपने दोनों पक्ष जान लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के पक्ष भी जान लिया, विपक्ष की भी जान लिया, सारी बातों को जान लिया,
लेकिन यदि निष्कर्ष के रूप में पूछा जाए कि भाई विनिवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज है बुरी चीज है, क्या लफड़ा है, तो देखो सरकार कर रही है विनिवेश, आप ये तो कह नहीं सकते कि विनिवेश गलत है। विनिवेश करना कोई गलत नहीं है। जैसे कोई पूछे कि भैया घर बेचना गलत है, जमीन बेचना गलत है या नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा कि गलत है, लेकिन यदि आप सही दृष्टि से देखो तो उसमें कोई गलत नहीं है। सवाल यह है कि आप जो संपत्ति की बिकवाली कर रहे हो उससे जो पैसा आ रहा है उसका क्या कर रहे हैं, ये मेन चीज है। आपने यदि जमीन बेची और दूसरी जमीन ले रहे हो कि यार यहाँ पे ज्यादा फायदा है, ज्यादा जमीन मिल रही है, यहाँ उपजाऊ जमीन मिल रही है, आप एक घर बेच के शहर में और बड़ा घर ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीज है ये तो, आप अपना विकास कर रहे हो। आपने एक पूंजी मतलब पूंजीगत संपत्ति का व्यय हुआ है और एक पूंजीगत संपत्ति का सृजन हुआ है, कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स, समझ रहे ना। मतलब देखो वही बजट के संदर्भ में जो बताया, आपका राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। यदि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करके ये कर रही है, अपने कर्जे चुका रही है, अपना खर्चा चला रही है, ले देखी बात ये, यदि आप अपने घर की संपत्ति को बेच के दाल रोटी का खर्चा चला रहे हैं तो आप तो एक दिन भिखारी हो जाओगे, ये तो श्योर है। तो यही यदि सरकार कर रही है कि सरकार यदि डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा आ रहा, उस डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे का निवेश कहां कर रही है। क्या सरकार, हमने कहा अपने नागरिकों को पैसा बांट रही है, उनका लाडली बहना में योजना ले लो, किसान सम्मान निधि पैसा ले लो, इस टाइप का खर्चा कर रही है, तो ये मान के चलो कि ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट आपको बर्बाद करेगा। लेकिन यदि उस डिसइन्वेस्टमेंट से आप कुछ पूंजीगत सृजन कर रहे हो, जैसे मुद्रीकरण पाइपलाइन में सरकार ने बोला कि 6 लाख करोड़ जुटाएंगे, और कहां निवेश करेंगे, केवल आधारभूत संरचना में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई दिक्कत नहीं भाई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी ना, वो तो अच्छी चीज है। तो हमारा निष्कर्ष यही है कि यदि विनिवेश हो रहा है, कोई बुराई नहीं, विनिवेश करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु विनिवेश का उद्देश्य होना चाहिए सुधार। विनिवेश से जो राशि आ रही है उसका सही जगह निवेश होना चाहिए। सरकार अपने डेली रूटीन राजस्व व्ययों को पूर्ति के लिए, राजस्व व्ययों की पूर्ति के लिए यदि विनिवेश करती है तो ऐसा विनिवेश गलत है। लेकिन यदि सरकार पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए विनिवेश करती है तो वो विनिवेश देश, इकोनॉमी या देश के लिए आज निकल लाभप्रद होगा ही होगा। तो ये आप मतलब आप सीधे विनिवेश का विरोध नहीं करोगे, विनिवेश कोई गलत नहीं है, लेकिन बस यही है कि ये विनिवेश कहीं दूसरी जगह दूसरे निवेश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। यदि दूसरी जगह निवेश में कन्वर्ट हो रहा तो आपकी संपत्ति तो बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा विनिवेश के चक्कर में निष्कर्ष है, ठीक है। तो ये अपना सार्वजनिक उद्यम वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसमें देखो आपसे यदि सार्वजनिक उद्यम में पूछ लिया जाए कि सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण के पक्ष में अपना बोलिए, या सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण, तो निजीकरण का मतलब विनिवेश ही आपको लिखना है, समझ रहे हैं ना। यदि पूछ ले कि निजीकरण होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन निजीकरण का उद्देश्य होना चाहिए सार्वजनिक उद्यम में सुधार, उत्पादन में क्षमता, कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखना है, सरकार को भी फायदा, इन सब टाइपों का चीजों को ध्यान में रखना है, तो निजीकरण कोई गलत नहीं है। आपसे यदि निजीकरण के विरोध में पूछ लिया जाए तो निजीकरण के विपक्ष में भी आप बता सकते हो कि भैया हमको निजीकरण करने से अच्छा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सुधार करना चाहिए, उनको मैनेजमेंट में सुधार करना चाहिए, कोई और तरीके अपनाए जाने चाहिए, तो निजीकरण के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस सार्वजनिक उद्यम में अपना इतना ही है, आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे।